आज हमारे साथ मौजूद हैं भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में पदस्थ पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर पराग शर्मा, जो कि पिछले 12 सालों से जीएमसी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहीं से अपनी पढ़ाई पूरी की और अब यहाँ मरीजों का जीवन आसान बना रहे हैं। तो चलिए उनकी जर्नी और उनके अनुभवों के बारे में उन्हीं से चर्चा करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। सर, सबसे पहले आपकी जर्नी के बारे में जानते हैं। कहाँ से आपने अपने सफ़र की शुरुआत की? मैडम, मेरे मदर फादर दोनों डॉक्टर हैं और मेरे दादाजी भी डॉक्टर थे। तो मेरे दादाजी ने जब मेडिकल किया तो वो अंग्रेज़ों के ज़माने में, जब इंडिपेंडेंस के प्री इंडिपेंडेंस एरा में उन्होंने MBBS किया। तो मैं 3rd जनरेशन का डॉक्टर हूँ अपने घर का। बट क्योंकि उस ज़माने में थोड़ा डॉक्टरी वैसा पैसा कमाने वाला पेशा नहीं माना जाता था, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सर्विंग पेशा माना जाता था। तो मेरे दादाजी ने रीवा और सीधी और उसके आसपास जो बुंदेलखंड बघेलखंड स्टेट था उसमें सर्व किया। फिर मेरे पापा को प्रेरणा मिली मेरे दादाजी से, तो वो डॉक्टर बने। फिर उनकी शादी हुई मेरी मम्मी से। मेरी मम्मी भी डॉक्टर थी। मेरी मम्मी अपने घर की पहली डॉक्टर थी, मेरे फादर अपने घर के दूसरे डॉक्टर थे। तो मैंने बचपन से घर पर डॉक्टरी का ही माहौल देखा है। दोनों लोग, मेरे मदर फादर दोनों सरकारी नौकरी में थे। मेरे पापा गांधी मेडिकल कॉलेज में ही मेडिसिन के प्रोफेसर थे और वहीं से रिटायर हुए हैं। मेरी मम्मी गायनोकोलॉजिस्ट हैं, वो स्टेट डिस्ट्रिक्ट सर्विसेज में रही हैं। तो मैंने हमेशा से ही बचपन से सारे रिलेटिव्स का घर पर आना, सारे रिलेटिव्स का घर पर आके डिस्कशन होना बीमारियों का, दवाइयों का। बहुत सारे पेशेंट्स गांव से आते थे, वो दिन में आके बैठते थे पापा मम्मी को दिखाने के लिए। मैं उन लोगों को कितनी बार ऐसा होता था कि मैं उनको पानी पिलाता था, क्योंकि वो लोग बाहर से आते थे, गार्डन में ही बैठे रहते थे हमारे। तो कईयों बार मैंने चाय पिलाई होगी उनको, मैंने पानी पिलाया होगा उनको, मेरी उनसे बात हुई, इंटरेक्शन। मैं उनके बच्चों के साथ खेला हूँगा कई बार जब मैं छोटा था, क्योंकि सुबह मम्मी पापा हॉस्पिटल में रहते थे। हम लोग 1-1:30 बजे स्कूल से छूट के घर आ जाते थे। मम्मी पापा शाम को 5 बजे से घर पे एक बाहर कमरा था, उसमें कंसल्टेशन लेते थे। तो वो बचपन से मैंने डॉक्टरी ही देखी है घर में होते हुए। पापा की इज्जत होना न्यू मार्केट में, जैसे हमारा जो मार्केट है भोपाल का न्यू मार्केट, वहाँ जब जाते थे तो 2-3 लोग कम से कम नहीं तो पापा के पैर पड़ते थे, एनोनिमस लोग भीड़ में से आके। और मैं मुझे देख के बहुत अच्छा लगता था कि ये बहुत ही इज्जत वाला प्रोफेशन है। रिस्पेक्ट, रिकॉग्नाइजेशन। प्लस मैंने देखा कि बहुत लोगों की जान बचाई पापा लोगों ने। उस ज़माने में साइंटिफिक क्योंकि चीज़ें कम थी, वेंटिलेटर्स और ये सब बहुत कम हुआ करते थे। तो उस ज़माने में गोहेरे के काटने का केस आया कभी पापा के पास, तो मुझे पता था, घर पे डिस्कशन होता था मम्मी का पापा का खाने के टाइम पर। तो हम लोग वो सुनते रहते थे। समझ में तो बहुत ज़्यादा नहीं आता था, लेकिन समझ में आता था कि कुछ ऐसा हुआ है जो यूजुअली नहीं होता। और किसी पेशेंट को कोबरा ने काटा तो हमने उसको 25 इंजेक्शन लगा के बचाया। और ये सब बातें बड़ी रूटीन थी मेरे लिए लाइफ में। मैं शाम को बैठ के पापा का जो कंसल्टेशन चैम्बर था, क्योंकि घर छोटा था, हम लोग गवर्नमेंट क्वार्टर में रहते थे, तो बाहर एक छोटे से कमरे में क्लिनिक था। तो मेरी पढ़ाई, होमवर्क करना पापा की कुर्सी पे, मम्मी की कुर्सी पे वहीं बैठ के करता था। तो दवाइयाँ रहती थी बिखरी हुई, उनके चीज़ें रहती थी, छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट्स रहते थे। तो हमेशा से इंटरेक्शन था। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद भगवान ने वहीं से आपकी रुचि, उनके कार्यशैली को देखते हो वहीं से रुचि आती गई। बिल्कुल, मैंने उसके अलावा कुछ सोचा ही नहीं बनने का। तो पूरी जो प्रेरणा थी आपको वहीं से मिली। बिल्कुल, एग्जैक्टली। मतलब आपके जो रोल मॉडल या गॉडफादर कह सकते हैं, तो वो आपके घर में ही रहे। हाँ, कह सकते हैं आप कि मैंने उसके अलावा एक्चुअली कुछ देखा ही नहीं। तो हो सकता है मैं एक्सपोज होता तो मुझे कुछ और समझ में आता, जो अब मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगी। अब जैसे मुझे बड़े होकर फाइटर पायलट बनने का मन होता है, लेकिन अब तो खैर मैं प्रोफेशन में आ गया हूँ। बट फॉर एग्जाम्पल मुझे बहुत सारी चीज़ें करने का मन होता है। बट उस समय ऐसा था कि मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता शायद। तो बचपन से ही डॉक्टर बनने का ही सपना रहा? हाँ, सपना ऐसा, या फिर एक होता है ना कि नहीं, हम बैक बेंचर्स होते हैं या फ्रंट बेंचर्स होते हैं, और तो हम तभी लिखना चालू कर देते हैं मैं बड़े होकर IPS ऑफिसर बनूंगा। नहीं, मैं फ्रंट बेंचर तो कभी भी नहीं रहा और ना बैक बेंचर रहा। मैं मिड बेंचर था। मैं ठीक था पढ़ाई में। मुझे जिस चीज़ में इंटरेस्ट आता था वो मैं बहुत अच्छे से पढ़ लेता था। मुझे जिस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आता था वो मेरी मम्मी बताती हैं कि इंग्लिश का एग्जाम होता था और मुझे अगर पसंद नहीं होता था तो मैं उस दिन एक दिन इंग्लिश पढ़ने से पहले मैं हिंदी पढ़ता था या मैं कुछ और पढ़ने लग जाता था। तो थोड़ा सा माइंड वाइज मैं शार्प तो था, बट मैंने पढ़ाई पे कभी इतना ज़्यादा हार्डवर्क नहीं किया बचपन से कि मैं फ़र्स्ट आ जाऊँ। मुझे फ़र्स्ट आने का कभी क्रेज़ नहीं रहा। मुझे नहीं समझ में आता था कि फ़र्स्ट आने से क्या बहुत मज़ा आता है। मैं बहुत खेला हूँ बचपन में, बहुत फिजिकल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बहुत की है मैंने। मतलब गर्मियों की छुट्टी में तो शायद 12-12, 13-13 घंटे सोने के अलावा सिर्फ खेला हूँ उठ के। जब पढ़ाई करने का टाइम था तब पढ़ लिया था। भगवान ने दिशा दे दी, दिमाग दे दिया। 9, 10, 11, 12 मेन टाइम होता है जब आदमी प्रिपेयर करता है अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। उस टाइम पर लग के 16-17 घंटे अच्छे से भगवान की कृपा से दिमाग दिया था तो PMT निकल गया मैडम।
तो जिस दौरान आपने बोला कि आप एक एवरेज स्टूडेंट थे, तो क्या आज आपके दोस्तों को बिलीव होता है कि डॉक्टर पराग शर्मा जीएमसी में पल्मोनोलॉजिस्ट हैं? हाँ बिल्कुल, मेरे बचपन के बहुत सारे दोस्त थे जो मेरे कांटेक्ट में हैं। सबको पता था कि मेरा ब्रेन शार्प था जी, बट आई वॉज नॉट हार्ड वर्किंग दैट वेज कि मैं 16-16 घंटे पढ़ूं। जो बच्चे बताते हैं कि ऐसे पढ़ते रहते हैं, किताबी कीड़े हो गए और फर्स्ट ही आ गए, मुझे वो कभी समझ में नहीं आया कि क्लास में फर्स्ट आने में क्या मजा होता है जी। मुझे लगता था कि सारी चीजें थोड़ी थोड़ी करनी चाहिए। मैं अपने बच्चों को भी ये समझाता हूँ, मेरी 2 बेटियां हैं, मैं अपने बच्चों को भी ये समझाता हूँ कि स्ट्रीट स्मार्ट होना, मैं वर्ड यूज करता हूँ, स्ट्रीट स्मार्ट होना जरूरी है। आपको ग्लास में पानी कैसे डालना है बिना गिराए आना चाहिए। कोई मेहमान आ जाए आपको घर में, उसको सर्व करना आना चाहिए। आपको बेसिक चाय बनाना, बेसिक कील ठोकना, बेसिक चीज को हिलाना कैसे करना है आना चाहिए। सिर्फ पढ़ाई अकेली इंडियन एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से आपको अच्छा व्यक्तित्व नहीं दे सकती। आपको हो सकता है अच्छा प्रोफेशन मिल जाए, बहुत पढ़ के आप IIT IIM निकाल लें, बट आप लाइफ में सक्सेसफुल तभी होंगे जब आप हर चीज को बहुत गौर से देखेंगे और किसी न किसी चीज के प्रति पैशनेट रहेंगे। बिल्कुल। डॉक्टर बनने के बाद किस तरीके के बदलाव महसूस किए आपने अपने जीवन में? बहुत ज़्यादा ऐसा बदलाव नहीं, बस ये है कि थोड़ी मैच्योरिटी और ज़्यादा हो गई, थोड़ी परिपक्वता आ गई, थोड़ा समझ में आने लगा लोगों से डील करना। जब एक्चुअली में ज़िंदगी और मौत को देखा पास से, क्योंकि मेरी ब्रांच रेस्पिरेटरी ब्रांच है, काफ़ी सारे पेशेंट्स की डेथ होती है। एक्यूट इमरजेंसी वाली ब्रांच है हमारी, जनरली एक्यूट इमरजेंसी में ही पेशेंट्स आते हैं हमारे पास। बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स को नहीं बचा पाते हम लोग। तब ये सीखा कि कैसे उसको डील करना है, कैसे उसके साथ लाइफ जीनी है, कैसे अपने आप को ये समझाना है कि सब कुछ होने के बाद भी, सब कुछ करने के बाद भी आप शायद सामने वाले व्यक्ति को नहीं बचा सकते। कुछ चीज़ें हाथ में हैं, कुछ चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती। तो उस सब चीज़ों की मैच्योरिटी वो तब आई जब प्रोफेशन में आया। उसके पहले का जो ऊपर का मोटा मोटा चीज़ें थी जो देखा था, इज्जत मिलना, रिस्पेक्ट, सोसाइटी, हर आदमी का आना, मतलब कभी ऐसा हुआ नहीं होगा कि घर पे कोई आया होगा, भले ही मेहमान आए हों, लेकिन उन्होंने मेडिकल से रिलेटेड सवाल ना पूछा हो पापा से। होता ऐसे ही था, भले ही हमारे घर में बर्थडे पार्टी है, लेकिन अल्टीमेटली इट एंडेड अप इन अ मेडिकल डिस्कशन कि कोई ना कोई पूछ ही लेता था कि अच्छा डॉक्टर साहब, ये मेरा BP की ये दवाई चल रही है, क्या ये सही है? वो कह सकते हैं हम, मतलब एक प्रक्रिया होती है जब आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली व्यक्ति वहां तक पहुंच ही जाता है कि मैं अपने लिए क्या फेवर ले सकता हूँ। बिल्कुल ऐसा। और वो डॉक्टरी मुझे लगता है 24 आवर्स वाला जॉब है। इट इज नॉट अ प्रोफेशन की ऑन और ऑफ क्या बटन है उसमें कि मैं अगर ऑन कर दूं सुबह और शाम को ऑफ कर दूं। वो तो मेरे साथ कैरी होता ही है हमेशा। 24/7 + 365 डेज। हाँ। वो कभी भी कैसे भी इमरजेंसी में या नॉर्मली। बिल्कुल बिल्कुल। और इसको डॉक्टरों को मतलब कोई बहुत महान काम नहीं करते हम लोग। हाँ। ये हमारा प्रोफेशन है, हम ही ने चूज किया है और ये सबको पता होता है। बहुत सारे आजकल लोग बोलते हैं कि बहुत महान काम है आपका तो आप ऐसा करते हैं, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। सबके, आर्मी वाले का अपना प्रोफेशन है, वो अपना प्रोफेशन कर रहा है, उसकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। ऑटो वाले का अपना प्रोफेशन है, उसकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। हर आदमी कंट्रीब्यूट कर रहा है सोसाइटी पे कहीं ना कहीं। डिपेंड्स अपॉन कि आप उसके लिए कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सामने आ रहे हैं और कितना पॉजिटिव सोचते हैं आप चीज़ों के बारे में। कोविड-19 महामारी के दौरान आपने क्या अनुभव अभी तक महसूस किया, क्योंकि बहुत बड़ी पैंडेमिक सिचुएशन थी, तो इस दौरान मरीजों के साथ क्या रिलेशन रहा आपका, या फिर कोई ऐसी कहानी जो आप शेयर करना चाहें? हाँ, कोविड, क्योंकि मैं कोविड के टाइम पर मैं अपने डिपार्टमेंट का नोडल ऑफिसर बनाया गया था, तो फर्स्ट कोविड का पेशेंट मुझे अच्छे से याद है। मार्च 2020 में हमारे पास फर्स्ट पेशेंट आई, एक फीमेल पेशेंट थी। उनको किसी ब्रेस्ट कार्सिनोमा था शायद और उसकी सर्जरी हुई थी और उसके बाद उनको कोविड हो गया था। तो फर्स्ट पेशेंट थी जिनको मैंने देखा। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल जाके देखा, क्योंकि उस समय मीडिया में और रिपोर्ट्स में इतना ज़्यादा डर था कोविड का। लोग बोल रहे थे सरफेस को टच होने से हो रहा है, कुछ भी आप छू लोगे उससे कोविड हो जाएगा। तो हम लोग खुद अपने आप में इतना डरे हुए थे, क्योंकि मेरी मम्मी पापा की भी एज, अभी की बात है, मेरी मम्मी पापा की भी एज 65+ हो गई है। मेरी बच्ची, पहली बच्ची है, दूसरी बच्ची तो अभी हुई है, पहली बच्ची बहुत छोटी थी, 3 साल की थी। तो मुझे उन लोगों को बचाना था, प्लस मुझे एक्टिवली यहाँ पे काम करना ही था। हमें नहीं पता था कितना सीवियर कोविड आने वाला है। जनवरी-फरवरी के अराउंड ये पता चल गया था कि कोविड आने वाला है, बट यहाँ पे कितनी मोर्टेलिटी होगी, कितना पेशेंट लोड आएगा, ये इसका एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं था। जब कोविड धीरे धीरे आना स्टार्ट हुआ तो 2020 के अर्ली में जो पहले कुछ केसेस आए वो इतने सीवियर नहीं थे,
तो हमें लगा कि अच्छा ओके मैनेजेबल है, बट तभी उसका ट्रांसमिशन का आइडिया नहीं था हमें कि वो ट्रांसमिट कैसे हो रहा है। चाइना से, यूएस से न्यूज़ आ रही थी कि आप पानी से भी हो जा रहा है ट्रांसमिट, खाने से भी हो रहा है। तो हम लोग डबल मास्क लगा के, डबल पीपीई किट पहन के हम लोग पसीना पसीना हो जाते थे। मतलब मेरी पीपीई किट जब मैं खोलता था, टाइट होती हैं वो, एयर टाइट होती हैं, तो यहाँ पसीना भरा रहता था, यहाँ पसीना हो जाता था। आई वाज फुल्ली ड्रेंच्ड, क्योंकि उसमें एयर नहीं जा सकती बेसिकली पीपीई किट में। इट इज़ लाइक अ पॉलिथीन। आप पॉलिथीन में कवर हो जाओ तो आप 2-3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, कितना कवर पर्सपिरेशन होता है बॉडी में, तो वो पूरा एग्जॉस्ट कर देता था बॉडी को। बट पेशेंट्स के साथ रिलेशन ऐसा रहा मैडम कि उस समय रिलेटिव्स भी पेशेंट के साथ नहीं आते थे, तो हम ही लोग जो ड्यूटी पे होते थे, हम ही उनके रिलेटिव थे, हम ही को उनका सर्वे सर्वा वो आप ही थे, हमें ही उन्हें खाने के बारे में पूछना पड़ता था, हमें ही पूछना पड़ता था कि आपने कुछ खाया कि नहीं, आपने पानी पिया कि नहीं, आपको देखने का क्या है। उनको कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो तो वो भी वो लोग हमसे शेयर करते थे, क्योंकि हम लोग फेस पे मास्क और वो सब लगाते थे तो पहचान में कोई नहीं आता था। तो हम लोगों ने, डॉक्टर्स ने अपना यहाँ पे नाम लिखना शुरू किया था कि एटलीस्ट मरीज को कुछ तो पता चले कि मैं किस डॉक्टर से बात कर लिया। वरना इतने सारे डॉक्टर्स आके चले जाते थे, सब पीपी किट पहने वाइट, तो पेशेंट और घबराता था। रिलेटिव का नहीं होना, पेशेंट का सीरियस होना, उसका ऑक्सीजन नहीं आना, उसको सांस लेने में तकलीफ होना, और उसके साथ उसका कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होना, मेंटल सिकनेस प्लस, बहुत बहुत बड़ी बात थी। फिर कई बहुत मज़ेदार किस्से भी हुए। हम लोगों ने बहुत सारे सीरियस पेशेंट्स के बर्थडे मनाए, आप मानेंगे नहीं। हमारे पास कैंटीन था, हम लोग छोटा सा वहाँ से पेस्ट्री मंगा लेते थे लॉकडाउन के टाइम पे ही, वो कहीं कैसे अरेंज करके। तो हम लोगों ने कम से कम 3-4 पेशेंट्स के बर्थडे मनाए हैं वहाँ पर, जिनका हमें पता चला कि बर्थडे, तो हमें, क्योंकि हम लोग भी बहुत टाइप ऑफ डिप्रेशन तो नहीं, लेकिन टाइप ऑफ सैड सा एटमॉस्फेयर था उस समय। तो हम लोगों ने कैंडल्स जला के पेशेंट के बेड पे वेंटिलेटर के पास रख के उससे केक कटवाया। उसकी फ़ोटोज़ भी हम लोगों के पास पेपर्स में भी आया है कुछ। तो यादगार किस्से रहे ऐसे कुछ, बहुत सारे पेशेंट्स मिस किए, डेथ हुई, वो बुरा था। नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए, सब कुछ होते हुए। वेंटिलेटर था, दवाई थी। एक ऐसा अटैचमेंट मरीज से, चाहे वो कोविड-19 का हो या अभी आपके अभी तक की जर्नी का, जो एक इमोशनल टच भी रहा। बहुत केसेस होंगे मैडम ऐसे जो इमोशनल टच होंगे। वन ऑफ द जब मैं पीजी कर रहा था तो एक पेशेंट आया रात को 3 बजे, मैं फर्स्ट ईयर में था। फर्स्ट ईयर में हम लोग सीखना स्टार्ट ही करते हैं अपना ब्रांच। मेरे सीनियर थे डॉक्टर अभिनव, उनके साथ था मैं हॉस्पिटल में। उसको मैसिव खून की उल्टियाँ हो रही थी, हिमोप्टिसिस बोलते हैं हम उसको। जब लंग्स में बहुत ज़्यादा निमोनिया हो जाता है तो वो जो बेसिकली निमोनिया सड़ा देता है उस एरिया को, तो खून की उल्टियाँ होने लग जाती हैं, खांसी में खून आना। इट इज़ अ लाइफ डेंजर थिंग। पेशेंट आया, वो इतना ज़्यादा खून हो रहा था उसको कि उसके पूरे वार्ड में लिटरली पूरा फ्लोर वॉज ड्रेंच्ड इन ब्लड, पूरा लाल था। समझ में नहीं आया क्या करें। पता नहीं क्यों भगवान ने दिमाग में दिया कि नहीं, इसको बचाना है। आई डोंट नो, मेरे पास मास्क नहीं था, कुछ नहीं था। उस पेशेंट को गोदी से उठाया, लेके गए। हमारा प्रोसीजर रूम था थोड़ा पास में, वहाँ पे एक ब्रोंकोस्कोप नाम की इंस्ट्रूमेंट होता है हम लोगों का, हम लोग उसको अंदर डालते हैं नाक से, उसमें कैमरा होता है, अंदर जाके लंग्स की सफाई करने के लिए काम आता है बेसिकली। तो हिमोप्टिसिस में क्या होता है, जब आदमी को खून आता है तो दोनों फेफड़ों में खून भर जाता है। तो जब फेफड़ों में खून भर जाता है तो वो ऑक्सीजन कहाँ से लेगा, सांस कैसे लेगा, तो पेशेंट की डेथ हो जाती है ऐसे में। तो हम लोगों ने उसको उठा के लेके गए सर की हेल्प के साथ, और उसको रखा, गोदी में उठा के लेके गया मैं पूरा, आई वॉज इन ब्लड एंड ही वॉज कफिंग कंटिन्यूसली। मैंने ब्रोंकोस्कोप हम लोगों ने डाला इमरजेंसी में, सर ने बहुत सारा हेल्प करा, और हम दोनों ने कुछ ना कुछ करके फाइनली 3 बजे से स्टार्ट हुए थे, 5-6 बजे तक उस पेशेंट को इतना सेटल कर लिया कि वो 5-7 दिन बाद, 10 दिन बाद वो डिस्चार्ज होके गया। वो पेशेंट आज तक मेरे कांटेक्ट में है, ईश्वर नाम है उसका, उज्जैन के पास गाड़ी चलाता था। वो अभी भी भोपाल गाड़ी लेके आता है तो वो मेरे पास ज़रूर आता है, और वो मेरे लिए महाकाल का प्रसाद लेके आता है। नेम इटसेल्फ इज अ मिरेकल। ईश्वर नाम था उनका। पिछले 12 सालों में फेफड़ों से जुड़ी जो बीमारियां हैं, या अभी तक आपने कोई बदलाव महसूस किए हैं या बदलाव देखे हैं? क्योंकि जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, बीमारियां कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही हैं, और लाइफस्टाइल की अगर बात करें तो वो तो आप देख ही रहे हैं किस तरीके की लाइफस्टाइल है इस समय। हाँ, काफ़ी रेस्पिरेटरी इलनेसेस काफ़ी बढ़ गई हैं। जैसे कोविड जैसा भी पैंडेमिक हमने कभी देखा नहीं था। उसके पहले हुआ था बहुत पहले स्पेनिश फ्लू, बट वो इट वाज बिफोर वर्ल्ड वॉर 2 वाला। उसके बाद इतना बड़ा पैंडेमिक नहीं देखा था हम लोगों ने। तो कोविड आया, बायोलॉजिकल वॉरफेयर की बात हुई, वो हुआ, प्लस इंक्रीजिंग पोल्यूशन दीज डेज, टाइप ऑफ डाइट जो बच्चे खा रहे हैं आजकल, पिज़्ज़ा, पास्ता, बहुत सारे प्रोसेस्ड फूड्स, उससे बेसिकली इम्यूनिटी कम हो रही है और वी आर बिकमिंग हाइपर सेंसिटिव। बेसिकली एलर्जिक डिसऑर्डर्स जो हैं वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि अस्थमा, सांस की बीमारी,
ILD इंटरस्टिशियल लंग डिसीज, उसमें फेफड़े सिकुड़ने लग जाते हैं। इंक्रीजिंग लेडीज़ फीमेल्स का स्मोकिंग इंक्रीज़ हो गया है। फीमेल्स की बॉडी में स्मोकिंग का प्रभाव थोड़ा ज़्यादा तेज़ी से होता है। साइनस भी इसी का, साइनोसाइटिस भी एलर्जी का ही पार्ट है। ये वाला हिस्सा हमारा साइनस होता है, उसमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के कारण जब बलगम से जमा हो जाता है उसको हम साइनोसाइटिस बोलते हैं। उसमें हेडेक होता है और छींकें आती हैं। तो इंक्रीजिंग पोल्यूशन के कारण आजकल रेस्पिरेटरी पेशेंट्स तो बहुत बढ़ गए हैं। तो पल्मोनरी रोगियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या रहती है? पल्मोनरी रोगियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि क्योंकि आप और मैं भी हम बात कैसे कर पा रहे हैं नॉर्मली, क्योंकि हम सांस ले पा रहे हैं। हाँ। आप हमसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं सोच के सांस नहीं ले रहा हूँ। हाँ। मेरी सांस ऑटोमेटिकली चल रही है। अगर ये नहीं चल पाए तो, अगर मैं उतना ऑक्सीजन ना दे पाऊँ अपनी बॉडी को, तो कैसा लगेगा हमें? इट इज़ लाइक आप किसी का गला दबा रहे हो पार्शियली दबाए हुए हो और दबाए रखे हो, ना वो पूरा ठीक हो रहा है ना वो पूरा ख़राब हो रहा है। तो पल्मोनरी रोगियों की डिफ़िकल्टी बहुत होती है जब वो एंड स्टेज पे आते हैं, जब उनको थोड़ा बहुत लैट्रिन बाथरूम के लिए चलने जाने पे भी सांस फूलने लग जाती है, जब उनको नॉर्मली एक सेंटेंस वर्ड पे बोलने में, फ़ोन पे बात करने में सांस फूलने लग जाती है। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइम तो होता है। कहीं ना कहीं इस चीज़ का शिकार अधिकतर व्यक्ति रहता ही है किसी ना किसी तरीके से। ज़रूरी नहीं है। एट द एंड जैसे आपको हार्ट की डिसीज़ है तो वो दैट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ डिसीज़, उसमें आपको अटैक होगा, आप उस अटैक में बच गए तो फिर आप अगर अपने एंजियोप्लास्टी और वो सब करा लिया तो आपकी लाइफ इज़ ओके। बट क्रॉनिक इलनेस होती है, रेस्पिरेटरी इलनेस, उसमें आपका परमानेंटली कुछ आप ठीक नहीं कर सकते। अब लंग ट्रांसप्लांट होने लगा है, लेकिन उसके पहले तक तो आपकी दवाइयाँ हैं, एंड दवाइयाँ पूरा वैसा आदमी को ठीक नहीं कर सकती जैसा भगवान ने हमें बना के भेजा है। मरीजों को क्या बेसिक हेल्थ टिप्स देना चाहते हैं सो दैट दे कैन बी फिट? रेस्पिरेटरी मरीजों को तो सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, मास्क लगाने का। सारी रेस्पिरेटरी बीमारियां सिर्फ मास्क लगाने से ठीक हो सकती हैं, क्योंकि मैं सबको यही बोलता हूँ, मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ, लंग्स के साथ एक अच्छी बात और एक बुरी बात यह है कि लंग्स इज ओपन टू एनवायरनमेंट। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, इस रूम में जो भी हवा है वो मेरे डायरेक्ट लंग्स में जा रही है। अगर इसमें कुछ भी मिक्स हो जाएगा तो सीधे मेरे लंग में इंटरेक्शन होगा। अगर मैं मास्क लगा लूँगा तो मैं एटलीस्ट उस चीज़ को रोक लूँगा। और सारी बीमारियाँ लंग्स की इनहेलेशनल रूट से ही जाती हैं, चाहे आप वो टीबी को ले लीजिए, चाहे आप कोविड ले लीजिए, चाहे आप एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, ILD, कुछ ऑक्यूपेशनल लंग डिसीज, COPD, एवरीथिंग। तो मेरे हिसाब से अगर मास्क लगाना और योगा करना, कोई भी बीमारी हो रेस्पिरेटरी, ये आदमी करने लग जाए तो 50% इंप्रूवमेंट तो उसका हो ही जाएगा। बट कोई नहीं मानता मैडम। कोविड में बहुत मुश्किल से लोगों ने डंडे मार मार के लोगों को मास्क लगवाया है। जापान इज़ अ सिंगल कंट्री जो कोविड के पहले भी मास्क लगाती थी। जबकि मैं अगर देखूं आज के टाइम पर भी तो लोग जब अपने घर से निकलते हैं, इफ दे आर नॉट कवरिंग देयर फेस, तो वो मास्क लगाना प्रेफर करते हैं। हाँ, मतलब ये कोविड के बाद लोगों में समझ आई है कि अगर हमको किसी चीज़ से बचना है और अगर कोल्ड एंड कफ या कुछ भी आपको लग रहा है तो आप खुद ही मास्क यूज कर लीजिए। हाँ, मतलब इतने परसेंटेज पेशेंट्स भी नहीं समझे हैं। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं समझे। हम लोग बताते हैं, बहुत मुश्किल होता है पेशेंट को समझाना। इंडियन पेशेंट्स के लिए दवाई इज इम्पॉर्टेंट, उसको दवाई दे दो, नेबुलाइजर दे दो, एंड वो परफेक्टली उसको लेगा, फॉलो करेगा, बट वो बचाव नहीं करेगा। परहेज करेगा बट वो खाने के परहेज में। हाँ, वो 5-10 मिनट लगाने के उससे वो ज़्यादा घबराहट होगी, लेकिन वो बाकी सारी चीज़ें करना मंजूर है। एग्जैक्टली। डॉक्टर होने के नाते भोपाल जैसे शहर में स्वास्थ्य सुविधाओं की अगर हम बात करें तो उसमें आपका अनुभव कैसा रहा? भोपाल इज़ डूइंग गुड, मतलब स्वास्थ्य वाइज, क्योंकि 6 मेडिकल कॉलेजेस का होना प्लस एक एम्स का होना प्लस 5-7 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, 3-4 गैस राहत के हॉस्पिटल और मोर देन आई होप 300 से ज़्यादा स्मॉल नर्सिंग होम्स और हॉस्पिटल्स का होना। तो मुझे नहीं लगता किसी भी सिटी में, इंडिया की किसी भी सिटी में इतने अमाउंट ऑफ डॉक्टर्स है, इतने अमाउंट ऑफ हॉस्पिटल्स होंगे। तो आई सी गुड फ्यूचर ऑफ भोपाल इन फ्यूचर हेल्थ वाइज। ओके, आपके पर्सनल लाइफ को लेकर थोड़ी बात कर लेते हैं। मैंने सुना है उज्जैन से आपका गहरा नाता है, क्योंकि आपके पारिवारिक जीवन की कहीं ना कहीं शुरुआत वहीं से हुई है, सफ़र वहीं से आया है। तो कैसा क्या है उसकी कहानी, वो बताइए। मैडम, उज्जैन का जैसे ही आपने नाम लिया तो सबसे पहले जो हमारे जहन में चीज़ आती है वो है भगवान महाकाल। तो सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। मैं भगवान में भरोसा करने वाला भी इंसान हूँ बहुत। उज्जैन से मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैं MD जो पल्मोनरी की डिग्री है मेरी, वो मेरी उज्जैन की है। जैसा आपने बताया कि मेरी जो धर्म पत्नी है डॉक्टर प्रेरणा शर्मा, मेरी उनसे मुलाकात भी उज्जैन में ही हुई। शी इज़ अ डर्मेटोलॉजिस्ट, वो स्किन रोग विशेषज्ञ हैं। वो मेरे से 2 साल जूनियर थी। जब मैं फाइनल ईयर कर रहा था तो उनका एंट्री हुई थी फर्स्ट ईयर में। सेम फ्लोर पे हम लोगों का डिपार्टमेंट था।
तो थोड़ा बहुत इंटरेक्शन हुआ और इंटरेक्शन होने के बाद एक दूसरे को अच्छे लगे, ऐसा लगने लगा कि हाँ शायद ज़िंदगी बिताई जा सकती है एक दूसरे के साथ। फिर पारिवारिक भी कुछ निकल, उनके मामा और मेरे मामा बचपन के बहुत पक्के दोस्त रहे थे, ये हम लोगों को बाद में पता चला, वो भी सेम कॉलेज में थे। तो फिर चीज़ें मिलती गईं और भगवान ने मिलाया हम लोगों को और फिर मेरी उनसे शादी हुई। क्योंकि दोनों मेडिसिन फील्ड से ही हैं, तो ऐसे में टाइम कैसे मैनेज करते हैं फैमिली और अपने लिए, खुद के लिए? मैडम थोड़ी कॉम्प्रोमाइजिंग है, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ उन्होंने किया मेरे प्रोफेशन के लिए वो। और बच्चे भी क्योंकि बीइंग अ मदर उनको थोड़ा सा प्रेगनेंसी वाला भी टाइम था, और उसके बाद जब बच्चे इनिशियली 1-2 साल के रहते हैं तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है मदर को, तो वो वाला पार्ट उन्होंने घर का कवर किया, मैंने तब तक बाहर का संभाल रखा था। अब मैडम का दोनों बच्चे मेरे ठीक ठाक बड़े हो गए हैं, तो अब मैडम दोबारा से अपना फुल ऑन प्रोफेशन में आएंगी। तो अभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है मैडम, नाराज़ हो जाती है जैसे? हाँ, कई बार नाराज़ तो वो तो ज़रूरी है, बनता है, बट हम लोग की ऐसी कोई बहुत सीरियस और बहुत बड़ी लंबी कभी लड़ाई नहीं होती। हम दोनों में शुरू में भी जब मिले थे, मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल काइंड ऑफ इंसान हूँ, मुझे लड़के एक दिन बर्बाद करना बिल्कुल पसंद नहीं आता। मैं सबको ये बोलता हूँ कि कई लोग को मैंने देखा है, मेरे फ्रेंड्स और वो लोग, लड़के 2-2 दिन बात नहीं करना, वो मुझे ऐसा लगता है इट्स वेस्ट ऑफ टाइम। आपको रहना है साथ में, आपको पता है इवेंचुअली आप ठीक ही हो जाओगे, तो वाई नॉट उसी समय। तो मैं थोड़ा जल्दी निपटा लेता हूँ, सॉरी बोल देता हूँ मैं जल्दी से। एक ही चीज़ है जो हम बहुत जल्दी कर सकते हैं चीज़ों को सुधारने के लिए, सॉरी बोलना, और ईगो बीच में लेके नहीं आना। बिल्कुल। काम के बीच क्या करना पसंद है आपको? फ्री टाइम जब आपको मिलता है, काम के बीच तो नहीं कहूँगी, लेकिन काम के अलावा अगर आपको फ्री टाइम मिलता है तो आप उस टाइम क्या करना पसंद करते हैं? थोड़ा ऑटोमोबाइल्स के बारे में पैशनेट हूँ, तो ऑटोमोबाइल्स के बारे में पढ़ना, नॉट इन जनरल, इन डिटेल। बहुत सारे ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स को जितना नहीं आता होगा शायद मुझे आता होगा, तो इंजन के बारे में, उसकी डिटेल्स, उसके आरपीएम, उसका क्यूबिक मिलीमीटर, एवरीथिंग इन डिटेल अबाउट कार्स। घूमना मुझे बहुत पसंद है, मैं ड्राइव करके काफ़ी जगह जा चुका हूँ, मतलब हर साल मैं एक बार ड्राइव करके स्नोफॉल देखने जाता हूँ विथ माई फैमिली के साथ, और 2-3 मेरे फ्रेंड्स हैं स्पेशल, कुछ उन लोगों के साथ। कुकिंग थोड़ा बहुत पसंद है मुझे, घूमना पसंद है, खाली बैठना पसंद है। इट चेंजेस, माई हॉबीज चेंजेस विद टाइम। बचपन में क्रिकेट बहुत पसंद था, तो बहुत क्रिकेट खेला, बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेला। फिर जब क्रिकेट खेलने का मौका नहीं लगा तो फिर कुछ और करने लगे, कॉमिक्स पढ़ी, फिर बहुत कॉमिक्स पढ़ी। फिर पढ़ने का टाइम आया तो बहुत पढ़ा। फिर पढ़ने के बाद अब जब फ्री टाइम मिलता है, गर्मियों की छुट्टी मिलती है हम लोगों को, मेडिकल टीचर्स को 14 दिन की, तो मैं उस समय कुल्लू मनाली ऊपर कार लेके चले जाता हूँ बच्चों के साथ। भोपाल की सबसे फेवरेट प्लेस क्या है आपकी, जहाँ आपको जाना बहुत पसंद है और क्यों? मेरे हिसाब से भोजपुर का टेम्पल, जिस दिन वहाँ भीड़ ना हो उस दिन शांत है, अच्छा लगता है, शांति में बैठना पसंद है मुझे वहाँ। सोशल मीडिया या टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो कितनी दिलचस्पी है? जितना काम पड़ता है मैडम उतनी दिलचस्पी है, क्योंकि अब AI का ज़माना आ रहा है और वो मेडिकल में तो बहुत जल्दी इनकॉर्पोरेट होने वाला है। तो मैं इतनी पुरानी जनरेशन का भी नहीं हूँ, मैं हूँ बीच की जनरेशन का, तो आई एम इनटू टेक। मोटा जितने काम अभी कोई नॉर्मल सा आदमी कर सकता है, उतने सारे टेक्नोलॉजी वाले काम मैं कर लेता हूँ। क्या मेडिकल फील्ड का कोई ऐसा किस्सा है जो बहुत मज़ेदार रहा हो और आप शेयर करना चाहेंगे और ज़िंदगी भर याद रहेगा? ऐसे बहुत सारे किस्से हैं ऐसे, तो जैसे मेरे बर्थडे पे अनायास ही 2-3 फ्लावर और 2-3 केक्स मेरे पास बर्थडे पे आ जाते हैं अननोन, मुझे आज तक नाम नहीं पता चला। योर पेशेंट, आपका मरीज लिख के, सीक्रेट मरीज लिखते हैं, नाम नहीं लिखते, लेकिन आपका मरीज ये पता रहता है कि किसी पेशेंट ने भेजा है, और चीज़ें अच्छी लगती हैं। प्लस एक मैंने आपको किस्सा बताया, ऐसे कई सारे किस्से हैं। कोविड के टाइम पे सैम्पलिंग कर रहे थे हम लोग, जब सैंपल्स हम लोग थ्रोट स्वाब लेते थे तो लाइट चली गई थी वहाँ पर, कुछ बड़ा मेजर फॉल्ट हुआ था लाइट का, तो हम लोगों को लाइट का समझ में नहीं आया कि उसकी क्या करें। तो हम लोगों की जो टीम थी, जो लोग उस समय देख रहे थे, हम सब लोगों ने अपनी कार्स सर्कल में लगाई और कार्स की हेडलाइट चालू करी, और कार की हेडलाइट चालू करके हम लोगों ने लगभग 5-6 घंटे सैम्पलिंग करी, क्योंकि उस दिन सैंपल पहुंचना ज़रूरी थे उन कुछ पेशेंट्स के, वो लोग बाहर से आए थे फ्लाइट से। तो ऐसे हैं बहुत सारे किस्से हैं ऐसे। तो ओके, मेडिसिन की पढ़ाई कर रहे युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर सीरियस हैं लाइफ के प्रति और इंसान की इज्जत करना आता है तो ही डॉक्टरी प्रोफेशन में आइएगा, पैसा कमाने के लिए मत आइएगा। पैसे और डॉक्टरी का मेलजोल है नहीं। पैसा देख के जिसने भी डॉक्टरी करी है, मुझे नहीं लगता उसको शिफा नाम का वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग यहाँ की। शिफा मतलब एक होता है जो गॉड ने दिया होता है भगवान को, डॉक्टर्स को, कि जल्दी ठीक हो जाए उनसे,
जहाँ पैसा बीच में आ जाता है वहाँ गड़बड़ हो जाती है। मैं देख रहा हूँ आजकल यंगस्टर्स बहुत मनी माइंडेड हो रहे हैं, पैसे के लिए वो प्रोफेशन चूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, पैसा बहुत सारे प्रोफेशंस में, आप इंजीनियर बनिए, आप किसी बड़े बैंक के CEO बनिए, आप आराम से सिंगापुर में जाके 11th फ्लोर पे बैठ के मज़े करिए, लेकिन आप डॉक्टरी में मत आइएगा। आपको डॉक्टरी में दिन भर कष्ट सुनना और कष्ट झेलना पड़ेगा और उसके साथ अपनी लाइफ बितानी पड़ेगी, और उसमें आप पैसा बीच में नहीं ला सकते। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा मैसेज है आज के युवाओं के लिए, क्योंकि ये जानना वाकई ज़रूरी है कि डॉक्टरी फील्ड सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, बहुत सारी चीज़ों को लेकर बनी है। काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होना होता है, एक जिम्मेदार डॉक्टर होने के लिए काफ़ी चीज़ें मायने रखती हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर पराग शर्मा, जिनसे हमने पल्मोनोलॉजी और उनके अनुभवों के बारे में जानकारी ली। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक बने रहिए पीपल्स अपडेट के साथ। नमस्कार।